तो चलिए फ्रेंड, आज का हमारा लेसन है हिस्ट्री का लेसन नंबर 3, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में सबसे पहले आती है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला। उन्होंने यानी कि इंजीनियरों ने इनकी ईंटों से रेलवे लाइन बिछाई, जिसमें पूरी इमारत नष्ट हो गई। हड़प्पा पूरा स्थल की ईंटें निकाल के इंजीनियरों ने लाइन बनाई, जिससे रेलवे लाइन, जिससे पूरी हड़प्पा इमारत नष्ट हो गई। फिर उसके लगभग 80 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 80 साल पहले पुरास्थलों ने इस स्थल को ढूंढा। तब उन्हें पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बाद में इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इमारतों को और चीज़ों को हड़प्पा सभ्यता में शामिल कर लिया गया, या इसे हड़प्पा बाद में मिलने वाली चीज़ों को हड़प्पा की इमारतें खा गया। ठीक है, जो ये हड़प्पा में जो ये मिले थे शहर और नगर, उनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो नगर मिले थे हड़प्पा में, उनका निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, हड़प्पा के नगरों की क्या विशेषता थी, जानते हैं हड़प्पा के नगरों की विशेषता। हिन नगरों में से कई नगरों को 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित किया था। इस नगर का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। पूर्वी भाग को दुर्ग तथा निचले भाग को निचला इलाके में स्थित होने के कारण निचला नगर कहा गया। ठीक है, पक्की इमारतों से खूबसूरत चिनाई की गई थी। पक्की ईंटों से खूबसूरत चुनाई की गई थी इन नगरों की, दुर्गों की। ठीक है, चिनाई की गई थी। कुछ नगर दुर्गों में खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब, मोहनजोदड़ो का जो खास तालाब है वो भी हड़प्पा के सभ्यता में आता है। इसे मान स्नानगार कहा गया। इसे बनाने में ईंटों, प्लास्टर, चारकोल का उपयोग हुआ। इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ और चारों तरफ कमरे तथा भरने के लिए पानी के कुएं व विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इसका मतलब है कि इसमें दोनों तरफ तो सीढ़ियाँ होती थी और इस तालाब के चारों ओर कमरे होते थे, और इसमें जो पानी भरा जाता था तालाब में, वो पानी के कुएं से भरा जाता था, और इस तालाब में विशिष्ट नागरिक किसी विशेष अवसर पर स्नान करते थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कालीबंगा। ये भी एक हड़प्पा का पूरा स्थल है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले? अग्निकुंड, जहाँ संभव यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड मिले तो ये संभव है कि वहाँ भी यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड में तो यज्ञ होता है। ठीक है, तथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इनमें भंडार गृह मिले, बड़े बड़े भंडार गृह जिनमें भंडारण किया जाता था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, जो ये हड़प्पा के नगर है, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा पंजाब प्रांतों में मिले हैं। कहाँ पे मिले? पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। यहाँ पर अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन पर काली चित्रकारी, पत्थर के बाट, जिन्हें अपन किसी चीज़ वगैरह बहुमूल्य वस्तु को तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि यहाँ पे मिले। ठीक है, इसके बाद आते हैं भवन और सड़कें।
भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में घर एक या दो मंजिल होते थे। जो ये नगर थे हड़प्पा के, इनमें घर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे अलग, बहुत से घरों में अलग स्नानागार, नहाने का घर तो अभी बाथरूम कहते हैं अपन, वो होता था। कुछ में कुएं होते थे। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले सीधी लाइन में हल्की ढलान के साथ बने होते थे। सीधी लाइन में बने होते थे, वो हल्की हल्की ढलान होती थी उसमें, ताकि पानी का जो निकास हो सके। ठीक है। नालों को ढकने के कारण देखभाल व सफाई के लिए जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, मैनहोल इस तरह का ये बनाया गया है, जगह जगह पर ये मैनहोल बनाए गए। ठीक है। इन मैनहोल से इनकी नालों की सफाई देख रेख की जाती थी। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इनका घर से नाले और सड़कें जो होती थी उनका एक साथ निर्माण किया जाता था, ताकि इनमें कोई योजनाबद्ध तरीके से, ताकि इनमें कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई गड़बड़ गलती ना हो जाए। इसलिए अगला अपना पॉइंट आता है नगरीय जीवन। हड़प्पा में बड़ी हलचल रहा करती होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगरों की खास इमारतों को बनाने की योजना में जुड़े रहते थे। हड़प्पा में बड़ी हलचल रहा करती होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो हड़प्पा की नगरों की खोज, खास इमारतों को यानी कि अद्भुत इमारतों को बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जैसे कि वैज्ञानिक जुटे रहते हैं किसी अद्भुत चीज़ को बनाने में, वैसे ही ये भी नगरों की खास इमारतों को बनाने में जुटे रहते हैं। ठीक है। अगला है संभव है यहाँ के शासक थे, ये संभव हो सकते हैं कि जो काम में जुटे रहते हैं नगरों की खास इमारत बनाने में, वो यहाँ के शासक हो सकते हैं। ये भी संभव है कि शासक लोगों को दूर दराज भेजकर बहुमूल्य व उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, क्योंकि जो ये बनाएंगे नगर, उसमें जो इमारत बनाएंगे उसमें तो बहुमूल्य चीज़ें चाहिए। तो ये शासक जो होते थे वो दूर दराज में लोगों को भेजकर बहुमूल्य व उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है। अब आप आते हैं तीसरा पॉइंट। शासक खूबसूरत वो बहुमूल्य आभूषणों को अपने पास रखते होंगे। खूबसूरत वो बहुमूल्य आभूषणों को शासक अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी लिखते थे। लिपिक का मतलब होता है लिखने वाला, लेखक, लेखपाल या लिखने वाला जो भी होते हैं उसे लिपिक कहते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा नगर में स्त्री और पुरुष शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। शिल्पकार जो से डिजाइन वगैरह करने वाले होते हैं, शिल्पकार। ठीक है। लोग लंबी यात्रा करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं, सुंदर देशों की कहानियाँ, किस्से, मिट्टी के खिलौने आदि लाया करते थे। लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उस स्थान की उसको, और वहाँ से उस देश की जहाँ जाते थे वहाँ की कहानियाँ, किस्से और मिट्टी वगैरह के बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेके आते थे। अब अपना अगला पॉइंट है नगर और नए शिल्प। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त पुरातत्वविदों को अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से बनाई गई थी। जो पुरातत्वविदों को अधिकतर चीज़ें मिलती हैं वो या तो पत्थर की मिलती हैं, शंख की मिलती हैं, तांबे की मिलती हैं, कांसे, सोने, चांदी से बनाई हुई चीज़ें मिलती हैं हड़प्पा की सभ्यता में। तांबे और कांसे के तो बनाए जाते थे औजार, तथा चांदी और सोने के गहने बर्तन बनाए जाते थे। इनमें सबसे अधिक मनके, बांट और पलक हैं। जो वहाँ पे वो औजार पुरातत्वविदों को मिले, उनमें सबसे अधिक बांट, मनके और पलक हैं। ठीक है। हड़प्पा के आयताकार पत्थर की मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा में जो पत्थर की आयताकार मोहरें होती हैं, जो वहाँ की मुद्राएं, उन पर
चित्र, जानवरों के चित्र मिलते हैं, अजीब अजीब जानवरों के। ज़्यादातर वहाँ पे हिरण, बारहसिंगा के चित्र देखने को आपको मिलेंगे। और जो बाँट बनाए जाते थे उनके लिए चटर पत्थर और मनकों के लिए कॉर्नेलियन। बाँटों के लिए तो चटर पत्थर और मनकों के लिए कार्निलियन पत्थर का उपयोग किया जाता था। जो यहाँ पे जो बाँट बनाए जाते थे और मन के बनाए जाते थे, तो मनकों के लिए तो कॉर्नेलियन और बाँटों के लिए चटर पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है अपना छठा पॉइंट। संभवतः 7000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब कैसे होती थी, इसके क्या सबूत मिले पुरातात्विदों को? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े। अब कपड़े कहाँ के बनते हैं? रुई ऊन के बनते हैं, तो ऊन तो कपास से मिलता है अपने को। तो इससे साबित हुआ कि यहाँ पे लगभग 7000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, चांदी के ढक्कन व कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पुरातात्विदों को मोहनजोदड़ो से ये चीज़ें मिली। ठीक है। पक्की मिट्टी तथा पेंस। पक्की मिट्टी तथा ये पेंस एक धातु होती हैं जो प्राकृतिक रूप से पाई नहीं जाती, लेकिन इसको बनाना पड़ता है। अभी आगे देखेंगे किसे कैसे बनाया जाता है। पक्की मिट्टी तथा पेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। सूत कताई आपने अगले लेसन में पढ़ाया होगा। ये आप सूत कताई साइंस के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। आप सूत कताई क्या होती है। जब आप एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे सूत कताई क्या होती है, वहाँ आप अच्छे से समझोगे। ठीक है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया तथा ये कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। इसका मतलब है अधिकांश वस्तुओं का निर्माण, जो निर्माण होता है वो किसने किया? विशेषज्ञों। अब विशेषज्ञ ये तो है नहीं कि क्या तो स्त्री होगी या पुरुष होगा। विशेषज्ञ दोनों होते थे। विशेषज्ञ होते थे जिन्हें किसी भी चीज़ की बनाने की कला होती थी, उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे किसी को आदि कलाएं होती थी, किसी को शिल्पकारी की कला होती थी, किसी को पेंटिंग की कला होती थी। ऐसे ही बहुत सारी कलाएं होती थी, उन्हें विशेषज्ञ कहते थे। ठीक है। अब देखते हैं पेंस किसे कहते हैं। इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मैंने बोला था कि प्राकृतिक रूप से मिलती नहीं, इसे बनाना पड़ता है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, देखते हैं। इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू या स्टिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उनके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस परत के रंग प्राय नीले, इस परत जो चढ़ाई जाती है इसके ऊपर चिकनी, उसके नीले, हल्के समुद्री हरे होते हैं। इनसे ये परत चढ़ाने के बाद ही क्या बन जाता है? पेंस बन जाता है। ठीक है। अब इस पेन से क्या क्या बनाए जाते हैं? मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे मोटे बर्तन बनाए जाते हैं। छोटे बर्तन आदि इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है। अब कच्चे माल की खोज कहाँ से हुई? इतने सामान तो बना लिए, वस्तु भी आ गई, तो फिर वहाँ पे कच्चा माल भी तो छाया होगा ना। तो वो कच्चा माल वहाँ पे कहाँ से आता था उसके बारे में जानेंगे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल उन्हें कहते हैं या तो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं या फिर उनको प्रकृति से उत्पन्न किया जाता है। जैसे कृषि हो गई, धातु वगैरह हो गई, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है लकड़ी या धातु के अयस्क। ठीक है। इसमें कई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इनसे जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है कच्चा माल, उनसे कई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लो, किसानों द्वारा उगाई गई कपास से कपड़े बनते हैं। कपास से, रुई से क्या बनते हैं? कपड़े। ठीक है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिली थी। जो हड़प्पा सभ्यता है
इनके लोग थे हड़प्पा सभ्यता के। इनको कई चीज़ें यहीं मिल गई थी हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, राजस्थान में, जहाँ से फैल रही है वहीं इनको चीज़ें मिल गई थी। लेकिन इनको कुछ चीज़ें बाहर से आयात करनी होती थी। क्या है? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर इनको बाहर से आयात करने होते थे। ठीक है, पत्थरों को ये दूर दूर से आयात करते थे। अब कहाँ से लाते थे? तांबे को आयात करते थे आज के राजस्थान से। आज के राजस्थान से तांबे का आयात करते थे। पश्चिमी एशियाई देश से भी, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। और टीन का आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और आपने ऊपर देखा होगा यहाँ पे एक कांसा जो होता है ये भी एक धातु है इसके, लेकिन हमें मिलता नहीं है, हमें ये बनाना पड़ता है। इसको कैसे बनाते हैं? तांबे तथा टीन को मिला करके जो बनाया जाता है, मिलाने पर हमें एक चीज़ प्राप्त होती है, उसे कांसा कहते हैं। ठीक है, कांसे एक से भी अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। तांबा और टीन दोनों को मिलाने पर कांसा बनाया जाता है। अब अपने सब पढ़ लिया। अब अपने मन में आती हुई नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता होगा? ठीक है, अपने दिमाग में एक बात है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता होगा? तो देखते, नगरों के अलावा लोग गाँवों में भी रहते थे तथा अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। गाँव के लोग ही शहरी शासक, लेखक और दस्तकारों, क्योंकि जो कृषक होते थे और पशुपालक होते थे वो गाँव में रहते थे। शहरों में कौन कौन रहते थे? शासक रहते थे, लेखक रहते थे और दस्तकार रहते थे। इनको खाने की सामग्री गाँव वाले देते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग ज़्यादातर गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। क्या क्या? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि। ठीक है, इस काल में हल का आविष्कार एक नई बात थी। इस काल में हल का आविष्कार जो हुआ था वो एक नई बात थी। जैसे अभी हमारे टाइम पर मोबाइल का आविष्कार एक नई बात थी, उसी टाइम वहाँ पे हल का आविष्कार एक नई बात थी। तो ये हड़प्पा के क्षेत्र 3 में बारिश कम होती थी, इसलिए पानी का संचय कर सिंचाई की जाती थी। फसलों में सिंचाई, यहाँ पे पानी वर्षा की कमी होती थी, इसलिए पानी का संचय किया जाता था। जो वर्षा का थोड़ा बहुत पानी होता था उसका संचय किया जाता था, उसे संग्रहित किया जाता था और उनसे सिंचाई की जाती थी। ठीक है, यहाँ गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास जो लोग रहते थे बस्तियों में, उनके आसपास तालाब और चरागाह होते थे। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। वहाँ पे वो इनको चराते वगैरह, पानी वगैरह पिलाते थे। ठीक है, सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। यहाँ पे बारिश कम होती तो सूखा पड़ता था, तो सूखे के महीने में जो मवेशी होते हैं उनके झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो ये जो मवेशी होते थे ये बेर, मछली इकट्ठा करते थे तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। जब ये सूखे महीनों में बाहर जाते थे तो वहाँ पे बेर, मछली इकट्ठा करते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नाम नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, उपजाऊ ज़मीन थी। जो धोलावीरा था वहाँ पे साफ पानी मिलता था, उपजाऊ ज़मीन थी। जहाँ हड़प्पा दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में बांटा गया।
हड़प्पा में ने देखा कि वहाँ के नगरों को 2 भागों में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। इसके चारों ओर बड़ी बड़ी 4 दीवारी तथा बड़े गेट होते थे। जो धोलावीरा होता था, इसके नगर धोलावीरा की, इसके चारों ओर पक्की 4 दीवारी होती थी बड़ी बड़ी, और बड़े गेट होते थे। यहाँ मिले अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से लकड़ी पर खुर्दा यानी कि खरोचा पाया गया। पुरातत्वविदों ने जब यहाँ पे खोज की तो उन्हें पाया कि हड़प्पा की जो लिपि होती हैं, एक लिपि भाषा होती है वहाँ की, तो उसके जो अक्षर थे वो पत्थर से लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है उस पर कुरेद कर जो अक्षर उनका अंकित किया गया, उन अक्षरों को लिखा गया। तो ये एक अनोखा अवशेष था, ये एक जो अनोखा अवशेष था, क्योंकि हड़प्पा के जो लेख मोहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर की जाती थी, क्योंकि जो हड़प्पा में तो लेखन होता था वो छोटी मोहरें होती थी, 4 फुट आयताकार, आपको पता है उन पर लेखन होता था लिपि का। लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी जगह पे किसने की, कैसे की, इसका कोई ये नहीं पाया, इसलिए ये एक अनोखा अवशेष है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोटस नगर, जो गुजरात है वहाँ पे से साबरमती नदी निकलती है, उसकी एक उपनदी है जिसके किनारे लोटस नगर बसा हुआ था। ये ऐसा स्थान था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कि कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे हड़प्पा में जो वो होते थे, हड़प्पा में आयात करने पड़ते थे कीमती पत्थर, लेकिन यहाँ पे लोटस में कीमती पत्थर यहीं मिल जाते थे, जो एक कच्चा माल होता था। इसे कीमती पत्थर से बहुत चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोटस जो था वो पत्थरों, शंकों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे पत्थरों और शंकों, धातुओं से अनेक चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। अब ये आप मोहर, यहाँ पे मोहर का मतलब हुआ है स्टैम्प यानी कि आज के टाइम पे अपन जो स्टैम्प लगाते हैं उसे बोलते हैं मोहर। तो पहले जो आयात होता था तो आयात में भी ऐसा नहीं था, पूरी सेफ्टी के साथ आयात होता था। तो बैग वो थैले होते थे बक्से, उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके जो वहाँ की प्रचलित मोहर होती थी यानी कि स्टैम्प होता था उसको उस पर लगाया जाता था और फिर उसका आयात होता था। अगर वो टूटी हुई मिलती थी तो उससे पता चलता था कि सामान के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, अन्यथा अगर वो टूटी हुई नहीं मिलती तो समझ आते थे कि सामान उसके साथ कोई छेड़खानी हुई। ठीक है। यहाँ एक इमारत मिली है जिसे संबोध मन के बनाने का काम होता है। जो लोटस है यहाँ पर एक इमारत मिली है जिसमें मन के बनाने का काम होता है। ठीक है। यहाँ पे मोर शब्द का प्रयोग स्टैम्प के लिए हुआ है। यहाँ पे मोर शब्द का मुद्रांकन और ये जो होती है ना मोरबंदी, ये मोर स्टैम्प का मतलब है ये सब। ये देख लो आप, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप। सभ्यता के अंत का रहस्य, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और लेखन, मोहर और बाँटों का प्रयोग बंद कर दिया। लेखन भी बंद कर दिया, जो मोहर होती थी स्टैम्प उसका प्रयोग बंद कर दिया, और बाँटों जिससे कीमती वस्तुएं तोली जाती थी उनका भी प्रयोग बंद कर दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ, आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, आयात कम हो गया, वहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो जो मोहनजोदड़ो था वहाँ उनकी सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे।
कचरे के ढेर बनने से सारे रास्ते जाम हो गए, जिससे जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। वहाँ से मूल जल नहीं निकलता था बाहर, जो वर्षा का या कोई भी और दूसरा जल होता था वो बाहर नहीं निकलता था। सड़कों पर ही लोगों ने क्या किया, फिर सड़कों पर ही जूनी नुमा घर बना ली। जूरी का मतलब होता है टपरी। टपरी यानी कि जैसे कि कोई टपरी छोटा सा एक होता है तिरपाल, उससे बनाई जाती है टपरी। वो घर उन्होंने लोगों ने सड़कों पर ही बनाने लग गए। ये सब कैसे हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ ये तो कोई अच्छे से बता नहीं सकता, पर विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, या और कुछ अन्य भी विद्वान कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसलिए इन लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया। और कुछ कहते हैं नदियों के सूखने से ऐसा थोड़ा ना होता है यार। नदियों की सूखने से या तो एक दो जगह के एक दो नगर नष्ट हो जाते, पूरा का पूरा सभ्यता नष्ट थोड़ी ना होती है। तो ये तथ्य पूरे स्पष्ट नहीं है, पर वैज्ञानिक का मानना है कि ऐसा ही हुआ होगा। अक्सर कुछ इलाकों में हुआ होगा, अगर नदियाँ सूखती तो अक्सर कुछ इलाकों में हुआ होगा, या फिर पूरे में थोड़ी ना होता है। और ये के कारण भी हो सकता है यहाँ का जो शासक था उसका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, जनता के ऊपर से उसका नियंत्रण था वो समाप्त हो गया हो, उससे भी उन लोगों ने यहाँ से जाना अच्छा समझा और वो हड़प्पा की सभ्यता को छोड़ कर चले गए। जो भी हुआ खैर क्या करें, जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी वहाँ पे हड़प्पा परिवर्तन हुआ वो आप अभी देख सकते हो। अब वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल खंडरों के अलावा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध तथा पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई। आधुनिक जो अभी पाकिस्तान है उनका सिंध और पंजाब है उनकी बस्तियाँ भी उजड़ गई। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगे। इनके लगभग 14 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। जो ये यहाँ पे सब समाप्त हो गया था, इनके लगभग अभी 14 साल पहले जो नगरों का विनाश हुआ था, इनके 1400 साल बाद वापस वहाँ पे नगर बस गए। अभी तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट पहले इनके जो अंत हुआ था उसके 1400 साल तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। 14 साल बाद वहाँ पे विकास हुआ नगरों का, ठीक है, नए नगर का विकास हुआ। और पहाड़ के वन्यत्र देख लेते हैं, कुछ बचे कुछ पहाड़ लगभग समाप्ति की तरफ है। नील नदी के आसपास के क्षेत्र के अलावा मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। आप भी जानते होंगे क्योंकि वहाँ से मिस्र से नील नदी निकलती है। उसके आसपास के क्षेत्र के अलावा पूरा अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के राजा ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना को दूर दूर तक भेजा, ठीक है। हीरे जवाहरात आदि, सोना, हाथी दांत, लकड़ी वगैरह लाने के लिए यहाँ के जो राजा थे मिस्र के, उन्होंने अपनी सेना को दूर दूर तक भेजा। और उन्होंने मकबरे बनाए जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। मकबरे बनाए जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं, ठीक है। राजाओं के शरीर को जो मरने के बाद जो शव होता था राजाओं का, वो इन्हीं में दफन और सुरक्षित रखा जाता था। इन्हीं में दफन करके सुरक्षित रखा जाता था पिरामिड और मकबरों में। इन शवों को मम्मी कहते हैं। आप भी जानते होंगे कि जो ये पिरामिड होते हैं इनमें जो शव मिलते हैं उनको सफ़ेद कपड़ा लिपेट के अच्छे से वो इन पिरामिडों में रख देते हैं, जिन्हें मम्मी कहते हैं। इनके साथ खाद्यान्न जो है ये शरीर को दफनाते थे, उनके साथ क्या क्या रखते थे, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, बजाने का जो यंत्र आता है, हथियार, और जानवरों के साथ साथ दास और दासियों को भी उनकी सेवा के लिए दफना दिया जाता था। उनकी सेवा के लिए कि ये आगे जाके उनकी सेवा करेंगे, इसलिए दास और दासियों को, जानवरों को राजाओं के साथ दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने में मिस्र में सबसे ज़्यादा धन खर्च किया जाता था।
शव को दफनाने में सबसे ज़्यादा मिस्र में धन खर्च किया जाता था। तो इसके साथ आपका लेसन 3 ख़त्म होता है। आपको कोई चीज़ ना आई, समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा। आप कमेंट करके मेरे से कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ में ना आया हो कोई टॉपिक तो आप पूछ सकते हो। मैं उसी टॉपिक के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक ऑल द बेस्ट।